नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कशन करता हूं जो आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और जो बच्चे सीजीएल के लिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट की बैच चलाइए, तो एक आध दिन टाइम दे दीजिए। इसके बाद जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं ज़रूर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए आज थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था कि शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इससे पहले एक बच्ची का नाम अन्नू है जिन्होंने ये सारा प्रश्न मुझे टेलीग्राम पे जो है मैसेज करा है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो शोभना नारायण का संबंध जो है ये कथक नृत्य से हो जाएगा, ठीक है। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। और कथक कहाँ का है? तो ये नॉर्थ इंडिया का है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। अब कथक से इससे पहले भी शिफ्ट में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था लच्छू महाराज, तो ये भी कथक से ही संबंधित है। फिर से शोभना नारायण पूछे गए हैं, है ना। तो कथक से जो अन्य नर्तक और नर्तकी में है ये आपका बिरजू महाराज, इनको सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है। लच्छू महाराज, है ना, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, मालविका सरकार, चंद्रलेखा। देखिए कथक से जो है मैंने आपको एक ये बता के रखा है कि जेंट्स में महाराज आ जाए, है ना। इसके अलावा जैसे और मान लीजिए बिंदा दीन महाराज भी है, एक अच्छन महाराज भी है, अच्छन महाराज, ठीक है। तो ये सभी के सरनेम जो है महाराज लगे हैं, तो आप कथक को मार दीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं हो और तुक्का लगाना हो तो, ठीक है। इसके अलावा सितारा देवी बहुत पूछे जाते हैं, है ना। सितारा देवी कथक से लेडीज में पूछे जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखें आने वाले शिफ्ट के लिए। मोहिनी अट्टम के कुछ कलाकार हैं जैसे कल्याणी कुट्टी अम्मा, रागिनी देवी, है ना, शांताराम, हेमा मालिनी, ठीक है। सितारा देवी और रागिनी देवी में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो रागिनी देवी मोहिनी अट्टम से है और सितारा देवी जो है कथक से है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम के कुछ कलाकार जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, इसके अलावा रुक्मिणी देवी अरुंडेल, है ना, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम। इसमें मैंने स्टार लगा दिया है सोनल मानसिंह के नीचे। सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओडिसी भी कर लेती हैं और भरतनाट्यम भी कर लेती है। संयुक्ता पनिगिरी ओडिसी, सोनल मानसिंह ओडिसी, किरण सहगल ओडिसी, माधवी मुदगल ओडिसी, गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी, सुजाता महापात्रा ओडिसी, ठीक है। इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण का नाम याद रखिएगा, एक बार पूछा गया है, कुचिपुड़ी, और रेड्डी फैमिली भी कुचिपुड़ी, ठीक है। झावेरी बहन तो जानते ही हैं, मणिपुरी, है ना। और सतरिया नृत्य के संचालन करता वैष्णव संत जो है शंकर देव, उस दिन पूछा गया था, मैं बता नहीं पाया था, लेकिन ये बताया था कि शंकर से कुछ क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि 2022 में कितने नए आंगनबाड़ी को रिजुविनेट कराए जाएंगे, है ना, सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत। यानी आंगनबाड़ी को जो है काया पलट कराए जाएंगे, है ना, उस पर काम कराया जाएगा। कितने आंगनबाड़ी का जिक्र किया है वित्त मंत्री ने, इस प्रकार से। तो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख आपके ऑप्शन में थे, यहाँ पे राइट आंसर 2 लाख हो जाएगा। निर्मला सीतारमन ने 2 लाख जो है आंगनबाड़ी को रिजुविनेट कराने की बात करी है इस वाला योजना के तहत, सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत। आंगनबाड़ी क्या होता है ये आप लोग भी जानते हैं। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा जब तक पहली क्लास में नहीं जाता है तब तक वो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है। आंगनबाड़ी में बच्चे को स्वास्थ्य का भी देखभाल किया जाता है और जो है खाना के साथ साथ जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है वो भी सिखाई जाती है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था, रिपीट किया है, 1929 में लाहौर बम कांड में कौन कौन शामिल थे। अब देखिए उस दिन मैं पूरा बताया था इसमें बम कांड में कौन कौन शामिल थे, अंततः तक बताया था, है ना। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साहब जो है इसमें शामिल थे। दोनों जो है बम फेंके थे, तो सिर्फ यही उद्देश्य था कि ध्यान अट्रैक्ट कराया जाए, लेकिन इसमें जो है इसे गिरफ्तार करके इन पे मुकदमा चलाया गया, है ना। तो ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को, है ना। असेंबली बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह साहब, ठीक है। इसके अलावा नौजवान सभा का गठन भी भगत सिंह साहब के नाम से जुड़े हुए हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो है ऑप्शन में दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखें नौजवान सभा जो है भगत सिंह ने करा था। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा के स्थापना जो आपका दिल्ली में हुआ था, कहाँ पे हुआ था?
दिल्ली में। पहले जो है ये सोशलिस्ट शब्द हटा हुआ था, पहले HRA का गठन हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में इसी संस्था को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके हसरा बनाया गया और हसरा का गठन होता है दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसका आजकल नाम अरुण जेटली मैदान है। तो ये बात भी पूछा गया था आपके, शायद CRPF एग्जाम में पूछा गया था कि भाई हसरा की स्थापना भगत सिंह ने दिल्ली में कहाँ किए थे, तो कोटला मैदान के अंदर किए थे। ठीक है, इसके अलावा भगत सिंह की जो प्रमुख किताब है व्हाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जेल डायरी। आज आपका एथेइस्ट का जो है ये भी पूछा गया था, क्या एंटो पूछा गया, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड तो एथीस्ट, है ना। इसके अलावा भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस का उदाहरण है। ऑप्शन में आपका हीलियम दिया गया था। सब दिन बताते आए हैं आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 यानी अंतिम समूह में जो है आपका अक्रिय गैस को रखा गया है, जिसमें कौन कौन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, नियोन है इत्यादि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में हीलियम दिया गया था, तो हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी जितने भी आपका अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, या इसे नोबेल गैस भी SSC लिखता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, नोबेल गैस इसे ही कहते हैं, अक्रिय गैस इसे ही कहते हैं, अंग्रेजी में इनर्ट गैस कहते हैं, है ना। तो ये जो है सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है ना। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम के, 2 ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें, सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा यानी अंतिम जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो हीलियम है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन SSC मॉडिफाई कर लेता है कि ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो मतलब संयोग करने की क्षमता रखती है, तो हीलियम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो है अष्टक पूरा नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो ये शांत हो जाता है, न किसी से लेना न किसी से देना, इसीलिए ये किसी से क्रिया नहीं करता, इसीलिए इसका नाम अक्रिय है। अ का मतलब नहीं होता है, निष्क्रिय हो जाता है ना। लेकिन हीलियम के बाहर में 2 ही है, तो किसी किसी से कर सकता है, एक्सेप्शन है। इसके अलावा हाँ, जो गुब्बारा वगैरह होता है या वायुयान का टायर होता है, इसमें जो है आपका हीलियम गैस ही भरा होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हम इसलिए नहीं भरते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील प्रवृत्ति के गैस होते हैं, इसीलिए हम नहीं भरते हैं वायुयान के टायर वगैरह में। इसके अलावा जो अक्रिय गैस आपका जेनॉन है, जेनॉन का सूत्र भी कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, XE होता है, इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। स्ट्रेंजर मतलब अजीबो गरीब होता है ना, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। और जो अक्रिय गैस रेडॉन है, इसका उपयोग आप चिकित्सीय प्रणाली जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी थे आपका अक्रिय गैस के बारे में गुणधर्म जो मैंने यहाँ पे व्याख्या करा है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि महानदी किस राज्य से होकर बहती है। देखिए महानदी छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है, और ये कहाँ पर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास में सिहावा जगह है, वहां से होती है, सिहवा कहते हैं उसे, सिहावा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होती है। इसके अलावा ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपका है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक से होती है। और एक बच्चा कल जो है या परसों कमेंट करा था कि सर मैं नासिक से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बोलते हो आपकी हम नासिक से निकलती है। तो आज फिर से थोड़ा सा खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, है ना। इसके अलावा ये जो है दूसरा गोदावरी निकलती है आपका नासिक से, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, ये कृष्णा है। और तीसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगा आपका महानदी। ये तीनों ही नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो नर्मदा नदी है, ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है, और ये देश की सबसे लंबी बांध परियोजना है। सबसे ऊंची बांध परियोजना मैंने बता रखा है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पे टिहरी बांध परियोजना। सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना ग्रेविटेशनल वाला
तो ये आपका हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध, जो आपका सतलज नदी पे पंजाब के अंदर है। तो ये तीनों फॉर्म में बांध जरूर ध्यान रखेंगे। इंडिया के पहली बांध परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है ना, दामोदर घाटी परियोजना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो दामोदर नदी पर ही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड की संयुक्त परियोजना है, जो 1948 में आजादी के बाद लगाया गया था। तो ये सभी बातों को जो है बांध परियोजना से आपको कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन गुरुत्व बड़ा है, कौन पहला है, ये सब जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको, किस नदी पे है, किस राज्य में है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया, अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। परसों मैं सब बता दिया हूं, जो भी समाज सुधारक काम किए थे मेन सभी बता दिया था अपने प्रैक्टिस सेट में। विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन का सर सैयद अहमद खान, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मैडम ब्लात्स्की, और इंडिया में एनी बेसेंट, है ना, सभी समाज के संस्थापक। तो इसी में से एक क्वेश्चन था, तो सर सैयद अहमद खान है। अलीगढ़ आंदोलन जो है, यहाँ पे ईस्वी काट दीजिएगा, है ना, से चलाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापकों को सर सैयद अहमद खान ने जो है स्थापना किया था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने आसियान की नई सदस्यता ग्रहण की है। आसियान आप जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आप भारत की नक्शा देखेंगे, इस प्रकार से हमारा जो भारत की नक्शा है, मुझे तो बनाने नहीं आता है, थोड़ा सा हमारा ड्राइंग बहुत पैदल है ना। तो ये वाली पार्ट जो है, ये वाली पार्ट जो है साउथ ईस्ट वाली जो पार्ट है ना, भारत के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से साउथ ईस्ट है। भारत के जो दक्षिण में, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, दक्षिण पूर्व में जो भी स्थित है, तो यहाँ की ये कंट्री है आसियान। तो पहले 10 हुआ करता था, एक म्यांमार है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, कोलालमपुर है, फिलीपींस है, लाओस है ना, थाईलैंड है, इस प्रकार से। तो अभी जो 11वां देश अटैच हुआ है, ये है तिमोर। तिमोर की राजधानी कई दफा मैं CHSL के एग्जाम में पूछते देखा हूं, तो दिल्ली है कहाँ की, तिमोर की राजधानी। आसियान की स्थापना की बात करेंगे तो 1967 में थाईलैंड के अंदर हुआ था, है ना, लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर है ये आपका जाकार्ता के अंदर है। जाकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया की कैपिटल है, और इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल जो है ये नूसंतारा है। ठीक है, इंडोनेशिया की नया कैपिटल भी बन गया है नूसंतारा, जैसे श्रीलंका का नया कैपिटल बन गया है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों ही एशियाई देश है, दोनों का नया नया कैपिटल चूज हुआ है ना। इसके अलावा अब तिमोर से जुड़ जाने पे एशियान में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, तो 10 गो पहले था, एगो और आ गया, तो कितना हो गया, 11 गो। सार्क इसी प्रकार का एक संस्था है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना। तो इस प्रकार से है सार्क। तो सार्क में कै गो देश है, तो 8 गो है। कौन कौन सा है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, और श्रीलंका है। ये है सार्क के देश। अगर आप मैप पे ध्यान रखते हैं, मेरा पेन जहाँ जहाँ चला है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो इंडिया में जहाँ से स्टार्ट किया था रिगार्ड में, वैसे ही देश है। तो ये सार्क का देश है। सार्क की स्थापना आपका 1985 में हुआ था। सार्क से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बाद में कौन सा देश अटैच हुआ था, तो अफगानिस्तान हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एशिया कप 2021 लिखा है ये बच्चे ने, जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, लेकिन एशिया कप 2021 में जो तो कोई नहीं अरेंज किया हुआ था। 2018 के बाद सीधे 22 में कराया गया, कोरोना के बीच में गैप रहा ये, है ना। तो ये जो 22 में हुआ था यही पूछा होगा, है ना। इसमें भले 21 दिया होगा कि किस वाला 22 में हुआ होगा, है ना, 21 में होना था, डिले होगा। तो ये 22 वाला ही जो है लेटेस्ट है, और यही पूछा गया होगा मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा कि एक्चुअली ये कौन सा पूछा गया था। तो श्रीलंका जो है इसके विजेता रहे थे, और उपविजेता जो है पाकिस्तान रहे थे एशिया कप क्रिकेट के। बात करें सर्वाधिक बार एशिया कप किसने जीता है, तो सबसे अधिक 7 टाइम जो है इंडिया एशिया कप के विजेता रहे हैं, सबसे सफल रहे हैं। इसके अलावा एशिया कप का ये कैमा संस्करण था, कैमा एडिशन था, तो ये जो है 15th एडिशन था आपका, जो पिछले साल 2022 में हुआ था, और श्रीलंका विजय रहा था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आर्ट एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन फिक्स कर रखा है, चाहे पैटर्न कुछ भी हो। देखिए इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन अटपटा सा भी आए हैं, जो आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन पैटर्न जो है आर्ट एंड कल्चर का वो फिक्स रखा है। एक नृत्य का कैरेक्टर, एक इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर, एक फोक डांस, है ना। तो इस प्रकार से तो आपको देख के जाना है। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सभी के सभी जो है आपके सरोद के प्लेयर हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर, बंदे हसन, विलायत खां, निखिल बनर्जी, ये सब सितार के प्लेयर हैं। ठीक है, यहाँ पे खान वाले में काफी कंफ्यूजन पैदा होती है। अमजद अली खान,
अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। अब इसमें आपने क्या मेंट किया कि ये सभी खान साहब जो है 3 बार में लिखे जाते हैं, ठीक है। देखिए 3 बार में लिखे जाते हैं, तो ये सरोद से है, सरोद भी 3 अक्षर का होता है। पंडित रविशंकर, बंदे हसन, बिलायत खां, इसमें जो खान है साहब है ये 2 अंक के हैं, जो किससे हैं, सितार से हैं, ठीक है। तो 3 वाले को अगर नहीं याद है तो बता रहा हूँ, वैसे याद करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि एग्जाम से आप कोई समझौता नहीं करेंगे, ये जिंदगी की सवाल होती है। इसके अलावा जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, लतीफ़ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, ये सब जो है तबला के प्रमुख प्लेयर हैं, है ना। देखिए दोस्तों, महाराज मैंने कथक में बताया है, लच्छू महाराज कथक के साथ साथ तबला भी बजा लेते थे, ठीक है। तो जो कथक है उसका जो है, कथक नृत्य में तबला का रोल होता है, तो ये तबला ये बजा सकते हैं कथक वाले। तो अगर नृत्य की कैरेक्टर दे दिया और नीचे नृत्य नहीं है और आप जान रहे हैं कि ये कथक से संबंधित है, तो तबला को मार के आइएगा। और अगर आप 100% श्योर हैं, पढ़े हैं, तब तो बात ही अलग है ना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, विशाखापट्टनम ही होगा। भारत की सबसे जो गहरी बड़ी बंदरगाह है ये नाहवा सेवा है, जो महाराष्ट्र के अंदर है, JNPT है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, नाहवा सेवा, है ना। ये जहां मैं रहता हूं JNPT यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2.5 से 3 घंटे की रास्ता है। कच्चे तेल की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो होता है इंडिया के अंदर, ये अपतटीय बम्बई हाई से होता है। ये कई दफ़ा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से होती है, तो अपतटीय बम्बई हाई से होता है, इसका नाम ही ऐसा, अपतटीय बम्बई हाई, है ना। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, कूचिकल जलप्रपात है। आज गहरा बंदरगाह पूछा है, तो कल सबसे बड़ा झील पूछेगा, सबसे ऊंची जो है जलप्रपात पूछा जा सकता है, सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है। तो ये सब कुछ ध्यान रख लें। यहाँ पे मैंने सबसे ऊंचा जलप्रपात बता ही दिया, ये बराही नदी पर कर्नाटक के अंदर कूचिकल जलप्रपात है। पहले जोग जलप्रपात हुआ करता था, जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी, जो शरावती नदी पर कर्नाटक के अंदर ही है, लेकिन अब इसकी जो है रिकॉर्ड खत्म हो गई है। अब कूचिकल जलप्रपात हो गया, जो कर्नाटक में बराही नदी के ऊपर है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे बड़ा झील आपका चिल्का हो जाएगा, जो खारे पानी का भी कहे तो भी सबसे बड़ा, और ओवरऑल कहे तो भी सबसे बड़ा, लगून कहे तो भी सबसे बड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ा ताजे पानी का झील बुलर झील हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी या तो K2 ऑप्शन में रहेगा या कंचनजंगा रहेगा, दोनों रहेगा, तो K2 को सिलेक्ट करना है। अगर आपसे ये बोल दे कि खाली इंडिया भूभाग पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तब कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि K2 का कुछ भाग पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। तो लैंग्वेज भी परखना आना चाहिए, क्योंकि घर आने के बाद मिलाते हैं तो हम अपने हिसाब से सही बना के आए होते हैं और हो जाती है गलती। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च की गई थी, रिपीट किया हुआ प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है CMTS में। तो ये 2015 में बताया था कि इसका क्या काम होता है कि 6 महीने का ट्रेनिंग देके एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है, ताकि जो है जो बेरोजगारी है वो कम किया जा सके, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके ट्रेंड होने के बाद, ठीक है। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, आने वाले शिफ्ट के लिए कि भाई किस मंत्रालय से अटैच है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से अटैच है। जैसे आज पूछा गया था, आपको आज ही पूछा गया था ना, हाँ जी, अंटार्कटिका जो आपका 2022 में एक मतलब ये पारित किया था एक बिल, तो ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन था, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई है। सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश में खुली है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। इस योजना का लक्ष्य था कि हर आदमी को बैंक के सुविधा का लाभ दिया जाए, लेकिन पैसा नहीं दिया जाए। अभी तक पैसे नहीं आए, है ना, लेकिन बैंक अकाउंट एगो नहीं दो हो गए लोगों के पास। जनगणना 2011 आज़ादी के बाद किस क्रमांक की जनगणना है, सब दिन मैं बताते आया हूँ ये बात, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। जब से मैं ग्रुप डी से यूट्यूब पे एक्टिव हो गया, मैं से 1.5 साल पहले चालू किया था, लेकिन किसी कारण बस जो है मैं 1.5 साल नहीं कर पाया, कुछ था अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। इसके बाद मैं जब से एक्टिव हुआ हूँ तब से रोजाना एक्टिव हूँ, और तब से मैं आज तक एक चीज़ जरूर बताते आया हूँ कि जनगणना आप पढ़ लीजिए, लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, इसका क्रमांक कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो जनगणना का इतिहास जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय इंडिया में चालू हुआ था, है ना। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, यहीं पर मेयो लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये 1872 हिंदी में लिखा गया है, अंक मतलब वर्ड में, है ना, 1872 में। इसके बाद 1881 से जो है लॉर्ड रिपन के समय 10 वर्ष के अंतराल पे जो है जनगणना हो रही है ना। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था।
अंतिम जनगणना 2011 ईस्वी में हुआ था और आगामी जनगणना 2021 में होने वाली थी, अभी हो रही है, अंडर प्रोसेस है। तो जो 2021 में आपका जनगणना होगी ये आपका 16वीं जनगणना होगी, यानी ओवरऑल 2011 तक 15 जनगणना हो चुकी है और आज़ादी के बाद 7वां जनगणना आपका 2011 में हुआ था, तो 2021 वाला 8वां जनगणना होगा। अब समझ गए, 1872 में स्टार्टिंग, 1881 से लगातार, है ना, 1951 में प्रथम बार स्वतंत्रता के बाद, अंतिम 2011 7वीं, आज़ादी के बाद 7वीं और ओवरऑल क्रमांक 15वीं। आगामी जो 2021 में होना था ओवरऑल 16वीं, आज़ादी के बाद 8वीं, तो आधा चल रहा है, 16 पूरा पूरा और आज़ादी के बाद 8वां जो अभी होने वाला है 21 में। तो ये जनगणना से ध्यान रखेंगे। इससे पहले जनगणना से आपका जो है अर्बन पॉपुलेशन पूछ दिया गया था परसेंटेज, तो ये 32.2, कहीं कहीं 32.3 भी, यानी 32 और 33 के बीच, सारे 32 मान लीजिए, तो इतना है अर्बन। इसको 100 में से घटा देंगे तो रूरल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा वायुमंडल के किस भाग को मिश्रित मंडल कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन का आंसर फिलहाल मेरे पास नहीं है, मुझे भी सोचना पड़ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने ये लाइन शायद पढ़ी नहीं, जरूर कुछ ना थोड़ा सा भूल हुआ है मेरे से, कहीं ये पढ़ा नहीं मैं, मिश्रित मंडल किसे कहा जाता है। आज मैं इसका जो है पूरा अध्ययन करूंगा मैं, है ना। तो वायुमंडल में कुल 5 मंडल होते हैं। इसके अलावा मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर अगर आपके पास है तो मुझे बताइएगा, है ना। पढ़ाई लिखाई हमेशा सीखने की चीज़ है, कभी भी हार मानने या फिर अपनी कमजोरी मानने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी आप टॉप पे बैठोगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बद्ध मंडल, ये जो मैं लिखा हूँ ये क्रम है हमारे पृथ्वी, हमारे माथा के ऊपर से पढ़ते जाइए। तो सर के ऊपर क्षोभ मंडल है, उससे ऊपर जाएंगे समताप, उससे ऊपर जाएंगे मध्य, उससे ऊपर जाएंगे आयन, सबसे बाहर जाएंगे तो बाह्य मंडल, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि भैया जो भी मौसमी प्रकार की घटना होती है ये कहाँ पे होती है, तो ये क्षोभ मंडल में होती है। वायुयान वगैरह जो उड़ती है समताप मंडल में उड़ती है। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और ओजोन दिवस भी ध्यान रखेंगे, पूछ देता है 16 सितंबर को। मध्य मंडल उसके ऊपर है। आयन मंडल जो है, ये आयन मंडल में जो है आपका जो भी तरंग वगैरह परिवर्तित करके हम पृथ्वी पे सिग्नल प्राप्त करते हैं, ये सभी आयन मंडल में होते हैं। और वायु मंडल में जो है किस गैस की प्रधानता होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया अब तक, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। समताप मंडल से तो हो ही गया। क्षोभ मंडल के बारे में एक और जानकारी रखिएगा, ये 5 मंडल में सबसे घनी मंडल है, इसकी डेंसिटी सबसे अधिक है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले हैं। ये जो बच्चे मुझे लिख के भेजी थी इस पुस्तक का नाम, ये कुछ इस प्रकार से एंजल वाइड लिख के भेजी थी, एंगल वाइड, ठीक है। तो हमें एंगल वाइड तो करके कोई पुस्तक तो है नहीं, वाइड एंगल पुस्तक है जो अनिल कुंबले लिखे हैं। आप लोग बताइएगा कि ये पुस्तक क्या था, ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक सौरभ गांगुली है, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व भारतीय कप्तान, है ना। प्लेइंग इट माय वे के लेखक सचिन तेंदुलकर है। ये टेस्ट इन माय लाइफ, ये टेस्ट इन माय लाइफ युवराज सिंह के हैं, जब बीमार हुए थे उस समय किताब लिखे थे। दिलीप सुरेश रैना के किताब है। 281 एंड बियॉन्ड BS लक्ष्मण के किताब है। तो ये सब कुछ क्रिकेटर के किताब हैं। इसके अलावा गोटी पुआ कहाँ का नृत्य है, शायद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोटी पुआ में आपका उड़ीसा का है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपको उड़ीसा नहीं दिया गया था, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी, दक्षिणी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे पूर्वी राइट आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के नक्शा में उड़ीसा जो है यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के ठीक साथ थोड़ा सा ऊपर, है ना। तो ये पूर्वी तट है, ये तट है हमारा। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो जो यहाँ से टर्म लेता है ये वाला पोर्शन नॉर्थ ईस्ट होता है, तो यहाँ मुझे पूर्वी ही कहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर मारते हैं, है ना। तो दोस्तों ये थे आज का जो है थर्ड शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर आपको कंबाइंड रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम टुडे एग्जाम है। हूबहू जैसे हमारे चैनल का नाम है, T और E कैपिटल है, बाद बाकी स्मॉल है। तो ऐसे भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलेंगे दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।